नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्यूब फेल्यूर, टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड रेडिएशन डिटेक्टर TLD के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम ट्यूब फेल्यूर के बारे में। तो देखिए, ट्यूब फेल्यूर। व्हाट इज ट्यूब फेल्यूर? Tube failure is a condition in which we supply the current to X-ray tube but X-ray is not produced। जब हम करंट देते हैं उसमें बटन दबाते हैं और एक्सरे नहीं प्रोड्यूस्ड हुआ तो ट्यूब हमारा फेल कर गया, ट्यूब फेल्यूर हो गया। तो ट्यूब फेल्यूर क्यों होता है और किस कंडीशन में होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में आज हमें देखना है। तो जब हम एक्सरे करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन वेरी हैवी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब हीट प्रोड्यूस होगा, अगर हम ज़्यादा एमए देंगे, अगर एमए जो करंट होता है ट्यूब करंट अगर ज़्यादा रहेगा तो फिलामेंट ज़्यादा हीट होगा, फिलामेंट हीट मोर। तो ये क्या होता है कि फिलामेंट वेपोराइज होता है, देन फिलामेंट वेपोराइज। और ऐसे ही अगर हाई एमए पर एक्सरे करते रहें तो धीरे धीरे फिलामेंट जो है वेपोराइज होता जाता है और उसका साइज एक्सपेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो हमारा टारगेट पर न जा कर के इधर उधर एरिया पे जाएगा, तो एक्सरे ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस कारण भी ट्यूब फेल्यूर हो सकता है। और यदि हाई एमए और के भी अगर हम यूज कर रहे हैं एक्सरे करने के लिए तो ये आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का मात्र 1% ही एक्सरे निकलता है, बाकी 99% जो है हीट प्रोड्यूस होता है। तो इससे एनोड भी काफ़ी हीट हो जाता है और एक्सेसिव हीट होने के कारण एनोड में क्रैक आ गया या एनोड का जो साइज है एक्सपेंस हो गया, तो उसका टारगेट एरिया जो है फोकल स्पॉट चेंज हो जाता है। जब फोकल स्पॉट चेंज होगा तो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इस स्थिति में ट्यूब जो है फेल्यूर हो जाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं ट्यूब फेल्यूर के काउज के बारे में। कॉमन काउज ऑफ ट्यूब फेल्यूर। तो इसमें हमारा सबसे पहले है एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जिसे एमए करंट जो हम देंगे मतलब वोल्टेज हम ज़्यादा दे रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई, ज़रूरत से अगर ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे तो हमारा ट्यूब फेल्यूर होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, बर्न आउट फिलामेंट। हम हमेशा एक्सेसिव के भी दे करके या एक्सेसिव वोल्टेज पे हम एक्सरे कर रहे हैं तो हमारा एनोड है या फिलामेंट है वो वेपोराइज होकर के बर्नट आउट हो गया है, मतलब जल गया या उसका एरिया एक्सपेंस हो गया, फोकल स्पॉट चेंज हो गया, तो
ट्यूब जो है एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, यानी फेल्यूर हो जाता है। थर्ड नंबर है एनोड मेल्टिंग। लॉन्ग टाइम तक हम इतना एक्सपोजर दे रहे हैं या हीट इतना हो गया कि एनोड मेल्ट कर गया, तो मेल्ट कर जाने से भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा, ट्यूब फेल्यूर हो जाएगा। गैसी ट्यूब, गैसी ट्यूब हो जाने से भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होता है। तो गैसी ट्यूब क्या है? मान लीजिए कि ट्यूब बहुत पुराना है और यूज करते करते जो ट्यूब के अंदर एनोड और कैथोड का जो इन्वेलप होता है, ये एक पायरेक्स ग्लास में बंद होता है, ठीक है। अगर ये ग्लास वेपोराइज होकर के कहीं लीकेज हो गया तो इधर तो ऑयल भरा हुआ रहता है और इसमें कुछ गैस भी रहता है, तो जब ये लीकेज कहीं हो जाएगा तो गैस आसपास का जो रहेगा वो आयनाइज हो जाएगा और आयनाइजेशन होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन के पाथ में आकर के डिस्टर्ब करता है। जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एसिलरेट होता है एनोड की तरफ, उसमें रुकावट पैदा करता है जिससे एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो गैसी ट्यूब भी टेप फेल्यूर का कारण होता है। फाइव नंबर है स्केयरिंग ऑफ glass tube due to electron resulting rapid failure। बार बार इलेक्ट्रॉन जो है फेल कर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन से निकल के टारगेट पर नहीं पहुंच रहा है, तो भी जो है एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ये सब जो है एक बार में नहीं होता है। जैसे अगर एक्सेसिव हीट हो जाएगा, हम एक बार हाई केवी पर एक्सरे कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि ट्यूब फेल्यूर हो जाता है। ये सब लॉन्ग प्रोसेस का है, ये जितने भी है सब वो लेट फेल्यूर है। मतलब बहुत दिन तक ऐसा अगर हम यूज करेंगे तब हमारा ट्यूब फेल्यूर होगा। और एक अर्ली फेल्यूर होता है। अर्ली फेल्यूर मतलब जो करेंट क्रोनिक काउज हो गया, तुरंत क्यों एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हुआ, ट्यूब कैसे फेल कर जाता है, तो उसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रिक फेल्यूर। अब सब कुछ जब सेटअप कर लिए, पोजिशनिंग वगैरह सब सेट कर लिए, सेंट्रल रे वगैरह सब सेट कर लिए, और जैसे ही हम बटन दबाएं लाइट कट गया, तो उस परिस्थिति में भी हमारा ट्यूब फेल्यूर हो जाएगा, एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। बी इंसुलेशन फेल्यूर। इंसुलेशन फेल्यूर मतलब ठीक से इंसुलेशन नहीं किया गया है मशीन का वायरिंग वगैरह, तो ओवर एक्सेस वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज, तो उस स्थिति में ओवरलोड दिखा करके ट्यूब फेल्यूर कर जाता है। सी में हो गया ओवर हीटिंग। मैकेनिकल इसमें क्या होता है कि डैमेज,
हम एक्सरे कर रहे हैं और इतना हीट हो गया, उसका फिलामेंट या एनोड डैमेज हो गया या कोई भी ग्लास एनवलप डैमेज हो गया तो ट्यूब फेल कर जाता है, उस समय एक्सरे नहीं निकलता है। तो ये कुछ कारण है हमारा ट्यूब फेल्यूर का। इन परिस्थितियों में जो है ट्यूब फेल कर जाता है, एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होता है। अब ट्यूब फेल्यूर का काउज तो हम देख लिए, तो ट्यूब का लाइफ हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। फैक्टर्स दैट एक्सटेंड ट्यूब लाइफ। तो सबसे फर्स्ट में है एप्रोप्रिएट लाइन वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज सेटअप रहता है हर मशीन का एक लेवल में रहता है, एरिया में देखिएगा वहाँ इंडिकेटर में रेड कलर का इंडिकेशन दिया रहता है, तो हमेशा लाइन वोल्टेज अप्रोप्रिएट रहे तभी एक्सरे कीजिए। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट एमएस सिलेक्शन। हम जिस पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं उस बॉडी के थिकनेस डेंसिटी के अनुसार करेक्ट एमएस सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट केवी सिलेक्शन। हम जितना केवी कम केवी पर यूज करेंगे तो ट्यूब का लाइफ उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ट्यूब उतना कम हीट होगा। लेकिन अब बॉडी के थिकनेस के अनुसार जिस पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं उसके थिकनेस के अनुसार केवी सिलेक्ट करना है, तो ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक्सरे का क्वालिटी जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो हमको प्रॉपर केवी और प्रॉपर एमएस सिलेक्शन करना होगा पार्ट्स के थिकनेस के अनुसार, जितना कम हो सके। वो अलारा प्रिंसिपल भी आप लोग पढ़े होंगे, एक अलारा प्रिंसिपल होता है जिसमें एज लो एज रेडिएशन जो है एक एक्यूमेशन होता है, कम से कम रेडिएशन जो है निकालना चाहिए जितना हमारा काम चल सके। अब है नेक्स्ट में कि एनोड वार्म शुड बी स्लोली। एनोड वार्म विथ लोड टेक्निक। अब ये क्या है, ऑपरेशन। लोड टेक्निक ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे अगर हम कुछ हैवी एक्सरे करना है, हैवी पार्ट का हमको हैवी डोज एक्सरे में देना है, जैसे किसी ये लंबर स्पाइन का एक्सरे करना है तो आपको 100 kV पर निकालना पड़ेगा, 200 mA सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस हैवी डोज अगर का एक्सरे हमको करना है तो हम पहले उस एक्सरे को परफॉर्म करने से पहले लो वोल्टेज पर हम एक्सरे को एनोड को वार्म अप कर लेंगे। मतलब जैसे हैंड का एक्सरे करना हो, लो केवीपी पर लो एमएस सेलेक्ट करके एनोड को वार्म अप कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एनोड जो है मतलब डायरेक्ट एक्सेसिव हीट नहीं होगा, वो धीरे धीरे हीट होगा, तो हीट डिसिपेट आसानी से होगा। और इस तरह का जब भी आप ये एक्सरे किया जाता है हाई वोल्टेज का, तो एक्सरे को कुछ देर के लिए 45 मिनट के लिए लगभग छोड़ देना चाहिए बिना किसी एक्सरे परफॉर्मिंग के, ताकि वो अच्छे से हीट को डिसिपेट कर सके, उसका टेम्परेचर जो है लो हो सके। उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड वार्म विथ लोड टेक्निक ऑपरेशन। लोड टेक्निक ऑपरेशन मतलब
उसका ऑपरेशन अगर हाई वोल्टेज हम कर रहे हैं तो उसको लो टेम्परेचर को लो करने का टाइम देना चाहिए, कुछ देर तक उसको छोड़ देना चाहिए। अब रोटेटिंग एनोड ट्यूब में, इन रोटेटिंग एनोड ट्यूब में अननेसेसरी रोटेट नहीं करवाना है, अवॉइड अननेसेसरी रोटेटिंग, क्योंकि बेयरिंग खराब होगा ज़्यादा एक्सेसिव रोटेट करने से, तो ट्यूब का लाइफ कम होगा। नेक्स्ट है एडिक्वेट कूलिंग ऑफ ट्यूब हाउसिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब ऐसा एक्सरे ट्यूब यूज करना चाहिए जिसमें एडिक्वेट कूलिंग प्रोवाइड किया गया हो ट्यूब हाउस का, क्योंकि ट्यूब पायरेक्स ग्लास के चारों तरफ जो ऑयल रहता है तो ऑयल ज़्यादा हीट हो जाने के कारण उसमें कन्वेक्शन करंट सेटअप किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऑयल में कन्वेक्शन करंट सेटअप किया जाता है जो हीट को कम करता है, हीट को बाहर की ओर ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह का ही ट्यूब यूज करना चाहिए जिसमें एडिक्वेट कूलिंग सिस्टम दिया हुआ हो, तो इससे हमारा ट्यूब का लाइफ बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ट्यूब। तो टाइप ऑफ ट्यूब में हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कितना कितना तरह का ट्यूब जो है आता है। तो इसमें पहला हमारा है हैवी ड्यूटी ट्यूब, हैवी ड्यूटी ट्यूब, इसको जनरल ड्यूटी ट्यूब भी बोलते हैं। यह जनरल एक्सरे ट्यूब है। इसमें क्या होता है कि एनोड जो है, एनोड का मटेरियल जो है वो टंगस्टन प्लस रेनियम एलॉय से मिलके बनता है। तो एनोड ये, और एनोड के पीछे जो है वो मोलिब्डेनम मेटल का सपोर्ट लगा होता है। तो ये एलॉय से एनोड बनाने के कारण और इसके पीछे मोलिब्डेनम के सपोर्ट देने के कारण इसको हीट डिसिपेट का कैपेसिटी बढ़ जाता है, यह हीट को ज़्यादा स्टोर कर सकता है, इसलिए इस ट्यूब का लाइफ जो है बढ़ जाता है और इसमें हम हाई लोड भी दे सकते हैं, इसीलिए इसको हैवी ड्यूटी ट्यूब कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस हैवी ड्यूटी ट्यूब में जो एनोड एंगल होता है, ये सब याद रखने का चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछता है ये सब। इसमें एनोड एंगल जो है 17 to 21 डिग्री होता है। टू 9 to 14 डिग्री, ये दोनों रेंज यूज होता है। और दूसरा हमारा है ग्रिड कंट्रोल ट्यूब, द ग्रिड कंट्रोल ट्यूब। इसमें क्या होता है कि फिलामेंट जो है, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका फिलामेंट हो गया, तो फिलामेंट के आगे में एक ग्रिड लगा होता है जिसको हम फिल्टर कह सकते हैं।
ये सेकेंडरी स्विच से कनेक्टेड होता है। जैसे दो स्विच होता है एक्सरे में, एक दबाए रखते हैं, दूसरे का दबाते हैं, तो जो सेकेंडरी स्विच से कनेक्टेड होता है, जब सेकेंडरी स्विच हम दबाएंगे तो इसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन फील्ड जो होता है वो रिमूव हो जाएगा, तो इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है आगे टारगेट की तरफ जा सकेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी स्विच हम नहीं दबाएंगे तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन फील्ड क्रिएट करता है, ये ग्रिड, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को अननेसेसरी टारगेट की तरफ नहीं जाने देगा, जिससे टारगेट हिट नहीं होगा। ये ग्रिड कंट्रोल ट्यूब होता है, जिसमें फिलामेंट के आगे एक ग्रिड फिल्टर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मेटल सिरेमिक ट्यूब। अब इस मेटल सिरेमिक ट्यूब में क्या होता है कि जैसे ग्लास इन्वलप जो होता है यूज होता है, इस ट्यूब में, मेटल सिरेमिक ट्यूब में मेटल और सिरेमिक दोनों का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एनोड के साइड जो है ग्लास का यूज किया जाता है एंड अदर साइड सिरेमिक का यूज किया जाता है, और ग्लास के पीछे में एक मेटल लगा होता है, रोलैलिक्स मेटल जिसको हम बोलते हैं, येलोय। तो ये क्या होता है कि ग्लास और सिरेमिक दोनों इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, और जो मेटल पार्ट होता है ट्यूब का वह अर्थिंग से जुड़ा होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को, अननेसेसरी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अर्थ में भेज देता है, जिससे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही, या जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वही जो है टारगेट की तरफ जा पाता है, जिससे अननेसेसरी हिट होने से बच जाता है। ये फिलिप्स कंपनी बनाती है, और इसमें ये यूज करना है कि इसमें मेटल और सिरेमिक दोनों यूज होता है, पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसका मेटल जो है अर्थिंग से जुड़ा होता है, आधा मेटल वाला पार्ट, और इसमें जो एक्सरे विंडो होता है, एक्सरे विंडो वो बेरिलियम का बना होता है, बेरिलियम का बना होता है। और जनरल एक्सरे ट्यूब में पायरेक्स ग्लास का ही जो है विंडो होता है, लेकिन इसमें एक्सरे विंडो जो है वो बेरिलियम का बना होता है मेटल सिरेमिक ट्यूब में। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेमोग्राफी ट्यूब। ये आपका सीमेंस कंपनी का आता है। मेमोग्राफी ट्यूब को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह लो केवीपी पर ऑपरेट होता है। इसमें सिर्फ हम ब्रेस्ट का एक्सरे करने के लिए ही इसको यूज करते हैं। तो ये लो केवीपी पर ऑपरेट होता है। इसमें भी एनोड के पीछे मोलिब्डेनम का सपोर्ट होता है, मोलिब्डेनम सपोर्ट एनोड। एनोड के पीछे क्या होता है, मोलिब्डेनम का सपोर्ट होता है। और ग्लास एक्सरे विंडो जो है बेरिलियम का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोकस एक्सरे ट्यूब। इसमें क्या होता है कि फोकल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट यूज किया जाता है।
0.1 mm एंड 0.2 mm। इसका खासियत है, स्मॉल फोकस पर इसका यूज किया जाता है। इस तरह का ट्यूब जो है वो मैक्रो रेडियोग्राफी में यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मैक्रो रेडियोग्राफी। जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में मॉनिटरिंग करने के लिए इस ट्यूब का यूज किया जाता है। और हमारा लास्ट है सुपर रोटैलिक्स सिरेमिक ट्यूब। इसमें जो है लार्ज एनोड डिस्क का यूज किया जाता है, लार्ज एनोड डिस्क। लार्ज एनोड डिस्क का यूज करते हैं लगभग 120 mm डायमीटर का। लार्ज एनोड डायमीटर का लगभग 120 mm का एनोड डिस्क यूज किया जाता है। इसका जो रोटेटिंग पावर होता है एनोड का, एनोड रोटेटिंग स्पीड वो 9000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में 9000 बार ये मूव करता है, घूमता है। और जनरल जो है वो 3000 से 7000, 3000 से 7000 राउंड पर मिनट अदर ट्यूब में होता है। लेकिन सुपर रोटैलिक्स सिरेमिक ट्यूब में 9000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड से घूमता है। इसमें शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होता है, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम एंड और जो है हीट कैपेसिटी जो है, हीट स्टोरेज कैपेसिटी हाई होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकता है। इसमें हम हैवी लोड दे सकते हैं, स्टैंड विथ हैवी लोड, मतलब हाई केवी पर भी हम एक्सरे कर सकते हैं। इसमें जो है एन एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज यूनिट लगा होता है। यूज्ड, इसमें एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज यूनिट यूज करते हैं ताकि ये ट्यूब का, सुपर रोटैलिक्स ट्यूब का जो है हीट को कम किया जा सके। तो इस तरह से 6 टाइप का ट्यूब जो है हम लोग देख लिए। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्यूब था। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये TLD के बारे में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।